Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 5th of June 2024. First of all, we are talking about how in the new government we will be focusing upon the long-term growth. The new government to focus on labor and on the capex. नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करना चाहिए एंड यहाँ पे बात हो रही है कि नए गवर्नमेंट को मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो लेने चाहिए जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ जाती हैं, इंक्रीजिंग द कैपेक्स आ जाता है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इसके अलावा फार्मर्स की इनकम को रेज करना एंड ऑल्सो टू रीवैम्प द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। तो न्यू वेलफेयर इनिशिएटिव्स एंड डिमांड साइड मेजर्स they will likely be launched to maintain the economic growth momentum. इसके अलावा मीडियम टर्म ग्रोथ दैट इज ऑफ 7% should be ensured urban and rural areas के अंदर. Higher allocation for all the infrastructural sector ministries and also approving the projects and programs for the first 100 days to set the tone of decision making for the new term. तो नई जनरेशन में अशर कर रहे हैं हम एंड न्यू जनरेशनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो आने चाहिए रिगार्डिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑल्सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ को हम आगे बढ़ा पाए। तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो कि इंक्रीज हुआ है बाय 8.9% उसको आगे बढ़ाना चाहिए एंड लेजिस्लेशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए इंक्लूडिंग द लैंड रिफॉर्म्स एंड आल्सो मेकिंग द प्रोसेस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड इंडस्ट्रीज के लिए, माइनिंग के लिए, ताकि पूरा प्रोसेस जो एक्विजिशन का है और अवेलेबिलिटी का है उसको हम इजी बना पाए। और कंपनसेशन मैकेनिज्म इंश्योर्ड होना चाहिए कि है। लेबर कोड, वेलफेयर इनिशिएटिव्स, डिमांड साइड मेजर्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट। How allies could shape foreign policy, usher in para diplomacy. So para diplomacy सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि सब नेशनल एक्टर्स और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके इंटरेस्ट को भी स्टेट के साथ जोड़ना इंटरनेशनल एरेना में। मतलब धीरे धीरे कुछ सालों में हमने देखा पैरा डिप्लोमेसी और इसका इम्प्लीमेंटेशन इंक्रीज हुआ है, इसेंशियल रोल प्ले कर सकता है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के जो एफर्ट्स हैं उनको भी हम आगे बढ़ा पाए सब नेशनल एक्टर्स जो हैं उनके साथ, जिसमें एनजीओज, रिलीजियस लीडर्स, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन डिस्पोरा, इन सब का रोल भी क्रूशियल हो जाएगा फॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर। एडवांटेज की बात करते हैं तो एक नया और इनोवेटिव वे बेसिकली ये बनाता है आगे फॉरेन पॉलिसी गोल्स को परस्यू करने के लिए। जैसे कि इंडियन एनजीओज हैं वो क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं अगर डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट से लेके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से लेके प्रमोशन चाहिए होता है तो इंडियन एनजीओज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे इंडियन डायस्पोरा वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल कम्युनिटी में एंड इट एक्ट्स लाइक अ लिविंग ब्रिज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडिया। तो पैरा डिप्लोमेसी की यहाँ पे बात हो रही है। इंडिया में बात करते हैं तो 1990 से पैरा डिप्लोमेसी देखा जाता है जब स्टार्ट हुआ था, जब हमने डायस्पोरा कम्युनिटी जो थी उसको बेसिकली एज अ टूल यूज किया था टू एनहांस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इंडियन डायस्पोरा जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन इंटरेस्ट को एडवोकेट करने के लिए। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कोर एलिमेंट जो है फॉरेन पॉलिसी का, इट may be comfortably re-scripted in the age of digitization, semiconductor chips, then also artificial intelligence. ये तीन सेक्टर है जो कि काफी ज्यादा ग्रोथ पे है। चैलेंजेस भी अराइज होते हैं जैसे ट्रांसनेशनल क्राइम्स डिजिटाइजेशन की वजह से होने लगे हैं एंड ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इट इज हार्ड टू ट्रेस बैक दी, हम बोल सकते हैं कि इट इज हार्ड टू ट्रेस बैक दी money which has been transferred within seconds या फिर it is hard to trace their VP IP address.
सो ग्लोरियस एंशियंट हिंदू पास्ट में रूटेड है नरेटिव, एंड उसको एम्ब्रेस करने की बात होती है हमारे सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को। तो सब नेशनल डिप्लोमेसी, जैसे कि इंगेजमेंट विद यूएस एंड रशिया, कंटिन्यू हुआ है। मल्टीपोलर ग्लोबल आर्किटेक्चर की इंडिया बात करता है। तो आगे देखेंगे हम कि इंडिया कैसे अपने आप को अपना स्टैंड बनाए रखेगा ऑन पैलेस्टीन, ऑन इजराइल, एंड ऑल्सो इट्स इन्फ्लुएंस इन द अरब वर्ल्ड। तो मोदी 3.0 गवर्नमेंट, एंड इनके अलायंस पार्टनर है टीडीपी, तेलुगु देशम देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू लेड। तो उनका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो भी देखना होगा हमें। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विच इज सेलिब्रेटेड इन 2024। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम की, आवर लैंड रखा गया है थीम, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात हो रही है कि हेल्दी लैंड मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो कार्बन स्टोरेज, वाटर फिल्ट्रेशन, फूड प्रोडक्शन, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, उसको सपोर्ट करना, ये सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट यहाँ पे अगर बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, जैसे डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इन सब की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो जो डिग्रेडेशन है वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को ही थ्रेटन नहीं करता है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी अंडरमाइन करता है। तो बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज, एंड देन ऑल्सो फूड सिक्योरिटी, तीनों चीजों के लिए एक थ्रेट की तरह पोज होता है। की इश्यूज जो एड्रेस किए जा रहे हैं बाय द थीम आवर लैंड: लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, अनसस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस जैसे सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ वेरिएबल लैंड, डिजर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे हम रोल मॉडल देख सकते हैं यूएई को भी, जो भी प्रोएक्टिवली एड्रेस करता है एनवायरमेंटल इश्यूज को और इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने की बात करता है, जो कि इसका होस्ट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑफ 2024 के को होस्ट कर रहे हैं यूएई। तो यूएई में देखते हैं हम ज्यादातर एरिड लैंड है। उसके बाद भी डिजर्टिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करना है उसकी वो बात करते हैं और इनोवेटिव सोल्यूशन लाते हैं उसके लिए। देन नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है किससे ड्रिवन होता है? बाय लॉगिंग, एग्रीकल्चर, अनइवन अर्बन एक्सपेंशन। ये इन मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमारे लिए बन जाते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है फॉरेस्ट की, हमारे अर्थ की, इन एक्टिंग एज कार्बन सिंक्स या बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना, वो डिक्रीज होती जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है डायरेक्टली उसकी वजह से। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का होना जरूरी होता है जिससे हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाए और फार्मिंग सेक्टर के ऊपर रिड्यूस कर पाए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। जिसमें कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए हमको? क्रॉप रोटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड ऑल्सो दे विल बी इनहेंसिंग द सॉइल हेल्थ एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। तो एजुकेशनल कैंपेनिंग करनी चाहिए स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल्स पे, एंड देन ऑल्सो ऑन ग्राम पंचायत लेवल। कम्युनिटी क्लीन अप्स एंड ट्री प्लांटिंग, जिसमें लोकल कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज करेंगे क्लीन अप ड्राइव्स और ट्री प्लांटिंग इवेंट्स, जो कि रीस्टोर करेगा डिग्रेडेड लैंड को एंड ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस भी फैलाएगा। तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बाय अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, जिससे वेस्ट जो है उसको मिनिमाइज कर पाएंगे एंड लैंड के ऊपर भी कम इम्पैक्ट आएगा। लोकल इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, क्लीन अप इवेंट्स उठा सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं, जिससे सोशल मीडिया के थ्रू, कम्युनिटी मीटिंग्स के थ्रू, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम एडवोकेट कर सकते हैं कि कैसे सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस को किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पे हो गया। तो कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी सोर्सेस, रिसोर्सेस मिले। The show must go on. The new government must aim for more investments and sustainable growth.
तो न्यू गवर्नमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो नई इनकमिंग गवर्नमेंट है, इट शुड एम फॉर अ रैपिड इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी थ्रू इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। इंटरेस्ट रेट्स जो कि एलिवेटेड रहने वाले हैं, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी डिस्रप्शन होता है जिसकी वजह से बिजनेसेस जो हैं एडवर्सली इम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे the following steps by no means are but these steps can be considered। तो डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं जो नई हमारी आने वाली हमारी गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसका मतलब है कि मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब जहाँ पे वो सेम काम थोड़े लोग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्किल्स का, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज एक तरीके से हो रहा है। ओवरली एम्प्लॉयड है लोग वहां पे। तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि बर्डन है हाई पावर और लॉजिस्टिक कॉस्ट से। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि सब्सिडी है एग्रीकल्चरल पावर की उसको बियर करता है। कमर्शियल रेलवे फ्राइट दी सब्सिडी ऑफ पैसेंजर फेयर। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो फिस्कल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चरल पावर में और पैसेंजर फेयर सब्सिडीज में। इसके अलावा अ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जिस दैट विल ब्रिंग गोल्ड लॉक्ड इन दी पैरेलल इकोनॉमी into the mainstream economy and can raise the additional resources जिससे हम बूस्ट प्रोवाइड कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी को, एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्री लेबर मूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिसमें हम बात कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वर्क परमिट्स होने चाहिए एफटीएस के अंदर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर, जो कि इंडियन डायस्पोरा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सऊदी अरेबिया जो है दे कैन इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर जिससे फूड सप्लाईज को सिक्योर किया जा सकता है, गारंटीड ऑयल सप्लाई हो सकता है। अमूल का एग्जांपल है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मिल्क थ्रू द कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ऐसे ही हम दूसरे कमोडिटीज में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इंपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लाइक पाम ऑयल, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स एंड लोकल अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं फार्मर्स के लिए। तो एग्रो प्रोडक्ट्स और हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑल ओवर इंडिया उसको यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है उड़ीसा के अंदर केंद्रपारा, उड़ीसा में प्लम्बिंग इंस्टीट्यूट है विच कैन प्रोवाइड प्लम्बर्स टू इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीएलआई स्कीम्स को लॉन्च और भी ज्यादा लॉन्च करना चाहिए सेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा इम्प्रूव करना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को हम एक्सपैंड कर पाए, जैसे कि प्रोसेस्ड एग्रो प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, इंजीनियरिंग है, ज्वेलरी है, शिप बिल्डिंग है। इन सबको भी हम आगे जाके प्रमोट कर पाए। Our savings are frozen in real estate, gold. We must unlock the frozen savings. इनोवेटिव आइडियाज लेके आना जिससे डोमेस्टिक कैपिटल जो है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो एडिक्वेट हो पाए। देन सर्विस टूरिज्म, सर्विस सेक्टर जिसमें टूरिज्म आ जाता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब प्रोवाइडेड होना चाहिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। तो हेल्थ केयर सिस्टम जो कि अंडर फंडेड है उसमें भी फंडिंग हमें बढ़ानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जिसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का होना जरूरी है। तो लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉ, इन सब के ऊपर विंडो क्लियरेंस जो है ताकि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना पाए वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो कि इमर्जिंग चैलेंज भी है और टूल भी है हमारे लिए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना जरूरी है। इंस्टीट्यूट खुद का सेटअप करें जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई, उसको समझाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। फार्मा इंडस्ट्री की बात हो रही है, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड होनी चाहिए लार्ज स्केल फर्मेंटेशन प्लांट्स के थ्रू। एंड प्राइमरी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो कि नए ड्रग्स बनाते हैं उनके साथ इंटीग्रेशन होना जरूरी है। देन
इंडिया, चाइना एंड यूएस, they have become the engines of global growth. जिसमें we India is the lowest per capita carbon emitter in the world. तो ग्रीन ग्रोथ मॉडल को फॉलो करना जरूरी है एनर्जी सेक्टर के अंदर। कार्बन क्रेडिट स्कीम्स को और पुश करना चाहिए, एमिशन टैक्स पर कैपिटा के अकॉर्डिंग लेके आना चाहिए। लैंड एक्विजिशन माइनिंग के लिए जैसे हमने बोला, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजनेसेस के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि लोकली एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर पाए। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू एजुकेशन कूपन्स, वो हो सकते हैं स्कूल्स के अंदर, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इनहांस कर पाएंगे आप। नेक्स्ट, aimed markets bloodbath, FMCG stocks, they log gains in the consumption, boost hopes। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में, डाबर, हिंदुस्तान, यूनिलेवर, कोलगेट, पैल्मोलाइव, इनके सिग्निफिकेंट गेन्स हुए इन द स्टॉक मार्केट। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है फॉर facilitating orderly capex is high, कंजम्पशन जो है इट मे बी इन फेवर ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ। इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन है, फिस्कल डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो फोर्थ लार्जेस्ट है एंड एक्सपैंड होता जा रहा है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम है, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है एंड ऑल्सो ब्रांड अवेयरनेस भी ज्यादा रहती है। तो हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ही 50% एफएमसीजी सेल होती हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के जीडीपी को। तो ग्रोइंग अवेयरनेस है, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, लाइफस्टाइल इवॉल्व हो रहा है लोगों का। तो हम बोल सकते हैं कि अर्बन सेगमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट तो रहता ही है, जिसमें 65% रेवेन्यू शेयर आता है टोटल एफएमसीजीज का। रूरल रूरल और सेमी अर्बन सेगमेंट एरिया जो है वो भी फास्टर ग्रोथ देख रहा है अभी, तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फूड प्रोसेसिंग मार्केट की अगर बात करते हैं, तो it will be reaching 547 US dollars by 2028। तो एफएमसीजी सेक्टर की बात कर सकते हैं। इनिशिएटिव्स, तो इंसेंटिव्स लेके आया है गवर्नमेंट, पीएलआई स्कीम लेके आया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए। प्रमोशन क्या है मिलेट्स का, इसके अलावा रिसर्च एक्सीलेंस का। सेतु इनिशिएटिव एंड इंक्यूबेशन सेक्टर्स, तो सेतु इनिशिएटिव्स को फंड्स एलोकेट किए गए ताकि इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं उनको एस्टैब्लिश किया जा सके, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन दोनों पे ही हम फोकस कर रहे हैं। पार्टनरशिप विद फ्लिपकार्ट रूरल एम्पावरमेंट के लिए, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इनके साथ जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ और रूरल एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ा पाए, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एफडीआई और पॉलिसीज क्या क्या है, लिबरलाइजेशन कितना है एफडीआई नॉर्म्स का, वो रिफ्लेक्ट करता है कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ आप अट्रैक्ट करेंगे। The verdict points to the importance of economic issues, inadequate livelihood, लो वेजेस या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की जैसे हमने बात की, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें नीड है कि सोशल जस्टिस को हम रिकॉग्नाइज करें। लोकल फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उनको भी एड्रेस करना जरूरी होता है। मेजर क्राइसिस अनएम्प्लॉयमेंट और लो वेजेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड से राइजिंग प्राइस हो रहा है बेसिक कमोडिटीज का, तो ये सारे एक चैलेंज बन जाता है हमारे लिए, जिसमें दिखाया जाता है ब्रेड एंड बटर इश्यूज। तो बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी इशू क्रिएट होता है, चैलेंजेस होते हैं लोगों के लिए। वो डिफाइन करते हैं द लाइव्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन द कंट्री। इन्फ्लेशन कितना है, बेसिक कम्युनिटीज कितनी अवेलेबल है,
तो जस्ट फोकस ऑन जस्टिस फॉर यूथ, फॉर वुमेन, फॉर फार्मर्स एंड फॉर वर्कर्स एंड उनकी डिग्निटी, जिससे हम सोशल जस्टिस के थ्रू एड्रेस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। राइट टू फूड बिकम्स इम्पोर्टेंट, जो कि फंडामेंटल राइट होने के बाद भी इट देयर इज स्टिल इनएडिक्वेट एंड डिनाइड फूड फॉर एटलीस्ट 100 मिलियन इंडियंस, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। एमजी नरेगा जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह। तो हम बात कर सकते हैं जो लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, ये इंपॉर्टेंट रोल गिफ्ट की तरह एक्ट करता है फॉर पीपल। बट इसके साथ साथ जो रीजनल बेसिस पे, लोकल बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स और चैलेंजेस वेरी करते हैं रीजनली, उसके अकॉर्डिंग हमें स्कीम्स को शेप करना चाहिए। Then next we are talking about the bacteria that writes new genes to cope with infections. तो यहाँ पे एबिलिटी की बात की जा रही है सेल्स की, दैट कैन क्रिएट डीएनए कॉपीज फ्रॉम आरएनए, जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की रिसर्च को। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए है जो टू द पीसेस ऑफ डीएनए, जो कि क्लोन करता है उस डीएनए को इनटू द बैक्टीरियल वेक्टर, जिससे फंक्शनिंग जो है जीन की उसको हम स्टडी कर पा रहे हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका इफेक्ट देखा गया सिग्निफिकेंटली जब एचआईवी इन्फेक्शन को 1980s में हम मैनेज करने की बात कर रहे थे। पोटेंशियल है इसके पास कि जेनेटिक एवोल्यूशन और वायरल रेजिस्टेंस जो है, नया थेरेप्यूटिक स्ट्रैटेजीज हम लेके आ पाएंगे, नए बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है कि न्यूमोनाई बैक्टीरिया that is infected by bacteriophagous and it uses reverse transcriptase to create specific protein बनाने के लिए ये reverse transcriptase process को use करता है, that is called NEO। ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली बैक्टीरियल सेल का जो रिप्लिकेशन है उसको बंद कर देता है एंड इन्फेक्शन को रोक देता है वहीं पे। तो नियो प्रोटीन इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड के न्यूमोनाई बैक्टीरिया। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रोल क्या हो सकता है डायग्नोस्टिक्स और रिसर्च के अंदर? इंपॉर्टेंट हमने देखा कोविड-19 के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट बना था SARS-CoV-2 को डिटेक्ट करने के लिए एंड ऑल्सो रैपिड एड और एक्यूरेट टेस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा एचआईवी में जैसे हमने देखा वहां पे भी, और हेपेटाइटिस बी में भी इसको यूज किया गया है, जो कि आरएनए वायरसेस हैं। तो आरएनए वायरसेस के ट्रीटमेंट में इसको काफी ज्यादा हम देख सकते हैं। अलाउ करते हैं टू क्रिएट डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो रिवर्स हो रहा है प्रोसेस। डिस्कवरी की बात करते हैं तो पहली बार जो बैक्टीरियल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1989। टाइप्स ऑफ रेट्रो एलिमेंट्स, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, रेट्रॉन्स and diversity of retro elements in bacteria, they function similar to those of humans. तो लेब्सिला न्यूमोनिया एंड बैक्टीरियोफेगस, इन दोनों की अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जब व्हेन इट इज इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेगस, तो जो के न्यूमोनिया बैक्टीरिया होता है वो यूज करता है नॉन कोडिंग आरएनए, जिसकी वजह से वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर पाता है एंड डीएनए की कॉपीज बनाता है विद द जीन फॉर द न्यू प्रोटीन। एंड जो न्यू प्रोटीन है वो बैक्टीरियल सेल को बेसिकली सस्पेंड करता है, ब्लॉक करता है उसके रेप्लिकेशन को, और बैक्टीरियोफेग इन्फेक्शन जो है उसको रोकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, मेडिसिन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसके इशू अभी इंक्रीज हो रहे हैं,
तो उसको भी हम कॉम्बैट कर सकते हैं इसके यूज से। रॉड शेप्ड बैक्टीरियम होता है, कॉमनली ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, व्हेन इट इज जनरली वेयर इट जनरली डज नॉट हार्म। जो के न्यूमोनिया बैक्टीरिया है उसकी बात हम कर रहे हैं। सीवियर इन्फेक्शन भी लेके आ सकता है, एंड ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में मिलता है, वहां पे कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है। जहां पे कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वहीं पे ये बैक्टीरिया ज्यादातर हमको मिलता है। ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी मिलता है, और कुछ कुछ एनवायरमेंटल सोर्सेज जैसे वाटर या सॉइल उधर भी हमें देखने को मिलता है। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ विद कॉन्टामिनेटेड सरफेस या फिर कॉन्टामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, या पर्सन टू पर्सन होता है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। इन्फेक्शन जो है, इट इज इन्फेक्शन क्या क्या करता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो कॉमन होता है काफी ज्यादा। वुंड इन्फेक्शंस, जैसे सर्जिकल साइट कोई है, कभी आपका रिसेंट ऑपरेशन हुआ है तो वहां पे इन्फेक्शन। इसके अलावा न्यूमोनिया। हम्म तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स, CRKP और की KP, एंड और भी अलग स्ट्रेन्स होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं टू मल्टीपल एंटीबायोटिक क्लासेस। तो वो एक मेजर चैलेंज बन जाता है पब्लिक हेल्थ केयर के लिए। तो CRKP, कार्बापेने रेजिस्टेंट के न्यूमोनाए बैक्टीरिया। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे ज्यादा। देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे फोटो के अंदर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि दिखा रहा है लैंडर को दैट इज कैप्चर्ड बाय चाइना Chang'e 6 ल्यूनर प्रोब, जिसने लैंड किया है मून के ऊपर। Then last we're talking about the sun never stops shining. How can the sky glow even after the sunset? तो सन जो है वो बाद में भी शाइन करता रहता है इन दी एटमॉस्फेयर, बट शार्प एंगल पे होता है एंड होराइजन के बीनीथ होता है। तो इस आवर पे हम स्काई ग्लो तो देखते हैं बट सनसेट ऑलरेडी हो चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर में स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग होती है, एंड हमें सनलाइट दिखती है तब भी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। So this is also why the sky which that appears red at the horizon. तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे हम देखते हैं कि स्काई सनराइज हुआ नहीं होता है बट उससे पहले हमें लाइट दिखने लगती है, कलर दिखने लगता है। तो वो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, एयरोसॉल पार्टिकल्स की वजह से होता है। तो बोथ दिस इफेक्ट एंड ऑल्सो द स्काई बीइंग ब्लू ह्यूड इन डे टाइम। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो ऑरेंज और रेड कलर देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो जो डे टाइम में ब्लू कलर देखने को मिलता है हमें स्काई का, वो रे लाइट स्कैटरिंग की वजह से होता है। मतलब इन डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट है उनकी वजह से सनलाइट की स्कैटरिंग होती है, जो कि जिसकी वजह से हर डायरेक्शन में हमें ग्लो देखने को मिलता है। ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर मच स्मॉलर देन द लाइट्स वेवलेंथ। सनसेट हो जाता है उसके बाद भी स्मॉलर अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है इट स्ट्राइक्स द अपर एटमॉस्फेयर। सो nightfall truly kicks in only when the sun is at least around 18 degrees beneath the horizon। तो horizon के भी 18 degrees beneath जब sun चला जाता है तब जाके हम बोलते हैं कि जो ग्लो है वो जाता है, then night comes। So when sun is at least 18 degrees below the horizon in the east, the sky starts to turn reddish again near the horizon। एंड जब स्टार की पोजीशन जो है वो होराइजन को क्रॉस कर जाती है तो डे लाइट आ जाता है, डे बिगिंस। The sky can appear to glow even after the sun has dipped 18 degrees below the horizon due to the other sources of light, which may include scattering of starlight in the atmosphere, जो कि इंक्रीज हो रहा है लाइट पोल्यूशन की वजह से। इंक्रीज
जो हम बोल सकते हैं ग्लो है वो इंक्रीज हो रहा है लाइट पोल्यूशन की वजह से। और दूसरे सोर्सेज जैसे कि स्टार, उसकी लाइट का जब स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से भी, जब सन 18 डिग्रीज के नीचे जा चुका है होराइजन के, तो तब भी हम ग्लो देखते हैं स्काई के अंदर। तो सन 18 डिग्रीज नीचे चला जाता है जब होराइजन के, तब सनलाइट हमें नहीं दिखती है एंड द नाइट बिगिंस देन। So that is all for today. Thank you so much for joining Ansarkari. I hope it was a comprehensive and a very fruitful session. So keep watching Ansarkari and keep learning. Thank you.